हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको सिंटैक्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाले हैं। और इसमें फ्रेंड्स सिंटैक्स ऑफ वर्ब में आपसे टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टेंसेस तो आई होप आपको टेंस बहुत ही अच्छे से आता होगा। और सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट है, अगर दो क्लॉज हैं, कोई भी दो क्लॉज अगर है सेंटेंस में, तो अगर पहला क्लॉज फ्यूचर में है तो दूसरा किस में होना चाहिए, पहला पास्ट में तो दूसरा किस टेंस में होना चाहिए, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई शैल पनिश यू इफ यू विल अगेन मेक अ नॉइज। एक ही सेंटेंस में दो बार फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे आई के साथ भी शैल का यूज किया गया है और इसमें यू के साथ विल का यूज किया गया है। बट एक ही सेंटेंस में दो बार हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसमें जो दो क्लॉज हैं, एक है आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, ये इतना हमारा एक क्लॉज हो गया। इफ यू विल अगेन मेक अ नॉइज, ये दूसरा क्लॉज हमारा है। अब इसमें देखें, इसमें डिपेंडेंट वाला कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा, इसका अगर देखा जाए तो पूरा सेंस हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर केवल हम इतना बोले कि यदि तुम फिर से शोर मचाओगे, तो अब ये सेंटेंस हमारा अधूरा लग रहा है। केवल इतना बोले कि यदि तुम फिर से शोर मचाओगे, बस इतना ही अगर हम बोलते हैं तो इसका पूरा सेंस नहीं निकलेगा। यानी कि ये जो है अपना पूरा सेंस देने के लिए इस क्लॉज पे डिपेंड है। अर्थात ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और जो पहला क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो उसका रूल क्या है फ्रेंड्स कि जो इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है वही फ्यूचर में रहेगा और जो डिपेंडेंट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो इसमें देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमारा है वो फ्यूचर टेंस में है। यानी कि जो ये इफ वाला क्लॉज है ये इसको हमें लिखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। और आप इसी बात को और आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई एक सेंटेंस है जिसमें इफ का यूज हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में इफ का यूज हुआ है तो उसमें दो क्लॉज होंगे, एक डिपेंडेंट वाला एक इंडिपेंडेंट। तो जो इफ वाला क्लॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा अगर दूसरा क्लॉज फ्यूचर में है। तो अगर दूसरा फ्यूचर में है तो इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्लॉज जो हमारा है ये फ्यूचर में है, इसलिए जो इफ वाला क्लॉज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। अर्थात इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से विल को हमें हटा देना है, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ मेक में एस ई एस भी नहीं आएगा। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे यू अगेन मेक अ नॉइज। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए कि आई शैल पनिश यू इफ यू अगेन मेक अ नॉइज। तो इसमें से विल को हमें हटा देना है। जो इफ वाला क्लॉज है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा अगर दूसरा क्लॉज फ्यूचर में है तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं द ट्रेडर एज वेल एज हिज चिल्ड्रन वर प्रेजेंट देयर। द ट्रेडर यानी कि व्यापारी एज वेल एज हिज चिल्ड्रन और साथ ही साथ उसके बच्चे वर प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित थे। तो फ्रेंड्स ये रूल आपने पहले भी पढ़ा होगा सिंटैक्स में कि जब भी एज वेल एज का यूज होता है सेंटेंस में, एज वेल एज का यूज अगर हुआ है दो सब्जेक्ट के बीच में, तो इसमें जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, पहले सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार करते हैं। तो जो इसमें एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया है द ट्रेडर, ये यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज होना चाहिए। तो इसमें हमें वर्ब के जगह पे वॉज का यूज करना होगा, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। आपको याद रखना है कि जब भी एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो इसमें जो हमारा वर्ब आएगा वो एज वेल एज के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा द ट्रेडर एज वेल एज हिज चिल्ड्रन वॉज प्रेजेंट देयर होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि राइस विद करी आर टेस्टी डिश। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि राइस विद करी आर टेस्टी डिश। राइस विद करी यानी कि जो कड़ी चावल हम लोग खाते हैं, कड़ी चावल, राइस विद करी आर टेस्टी डिश। तो इसमें विद का यूज किया गया है। जैसे एज वेल एज की बात है वैसे ही विद का भी यूज अगर हुआ रहता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें हमें देखना होगा कि इसमें जो विद के पहले आया हुआ है
विद के पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वर्ब का यूज करना होगा। तो राइस, विद के पहले राइस है जो कि सिंगुलर है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ हमें आर नहीं बल्कि इज का यूज करना होगा। और वैसे भी अगर दो चीज़ों से एक ही डिश का बोध होता है तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, उसको साथ में खाया जाता है तो उसको एक डिश माना जाएगा, वो सिंगुलर है। उसी तरह से राइस विद करी, ये भी एक डिश हुआ, कढ़ी चावल एक डिश हुआ ये, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको सिंगुलर ही लिखेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें फ्रेंड्स आपको जो नरेशन में आपने रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, मान लेते हैं कि ही टोल्ड मी ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच था और ही इज गोइंग टू मार्केट ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसी को जोड़ा गया है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है सेंटेंस। और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में होता है, देखिए यहाँ पे टोल्ड आया, ये पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ही के साथ इज लगा हुआ है, ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए क्योंकि इसके पहले का जो दैट के पहले जो क्लॉज है वो पास्ट में है, इसलिए दैट के बाद वाला भी क्लॉज पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि वॉज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने नरेशन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ वॉज राउंड। अब देखिए ये भी नरेशन से रिलेटेड है। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट को सिखाया दैट द अर्थ वॉज राउंड। यहाँ पे द अर्थ इज राउंड ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ अगर होता है तो उसके टेंस में चेंजिंग नहीं होता है, बट यहाँ पे देखिए टेंस में चेंजिंग कर दिया गया है क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, टॉट यहाँ पे आया तो इसको भी पास्ट में बना दिया गया है। लेकिन हमारा रूल क्या है नरेशन का कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाता है या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ या फिर कोई हैबिचुअल ट्रूथ बताया जाता है तो अगर उसका रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तब भी उसके टेंस में चेंजिंग नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पे द अर्थ इज राउंड होना चाहिए, वॉज नहीं होगा, यहाँ पे हमें इज का ही यूज करना चाहिए था। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। एक बार हम इसको देखेंगे सेंटेंस को तो हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिंस मंडे, सोमवार से वो बुखार से पीड़ित है, सोमवार से और अभी तक, तो इसमें एक टाइम बताया गया कि कब से वो बुखार से पीड़ित है। जब टाइम बता दिया जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आई के साथ एम का यूज़ किया गया अर्थात इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाया गया है। जब भी सिंस फॉर का यूज होता है तो सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, तो यहाँ पे एम नहीं होना चाहिए बल्कि हैव बीन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो आई हैव बीन होता है ना, तो यहाँ पे एम नहीं बल्कि हैव बीन हो जाएगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में बहुत से सिपाही मारे गए। मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड इन द बैटल, युद्ध में बहुत से सिपाही मर गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में बहुत से सोल्जर्स मर गए हैं। बट इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेनी अ का यूज़ किया गया है। मेनी अ, इससे भी प्लूरल का ही बोध होता है, बट इसमें यहाँ पे ए आया हुआ है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही नाउन होना चाहिए। तो ए के साथ सोल्जर यहाँ पे होना चाहिए, सोल्जर्स नहीं होना चाहिए। और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं। मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, लेकिन ये कुल मिला के प्लूरल का यहाँ पे सेंस देता है। तो मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड यहाँ पे है तो हो जाएगा मेनी अ सोल्जर हैज़ डाइड। एक तो हमें सोल्जर्स इसमें से एस को हटाना होगा क्योंकि यहाँ पे अ है तो ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पे सोल्जर्स नहीं बल्कि सोल्जर होगा। यहाँ से हम एस को हटा देंगे और इसके बाद क्योंकि मेनी अ यहाँ पे आया इसको सिंगुलर मानेंगे, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज़ होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि आई डू नॉट नो हाउ डिड ही फेल।
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। हाउ डिड ही फेल, कि वह फेल कैसे हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे हाउ हमारा एक कंजंक्शन है। हाउ के पहले आया हुआ है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता व्हाट, यानी कि क्या, मैं क्या नहीं जानता, वह फेल कैसे हो गया। तो जब यहाँ पे कोई एक कंजंक्शन आता है तो इसके बाद वाला, जैसे आपने नरेशन में पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे एक कनेक्टिव वर्ड लग जाता है तो उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव के रूल से बनाते हैं। कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लॉज है वो अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको असर्टिव के रूल से बनाया जाता है। तो हाउ डिड ही फेल ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हाउ ही फेल्ड होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में है तो हाउ ही फेल्ड हो जाएगा, इसमें डिड ही फेल नहीं रहेगा। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव तरह लिखना होगा। जब भी यहाँ पे हाउ, वाई, कोई भी क्वेश्चन वर्ड या फिर कनेक्टिव वर्ड बीच में आ जाता है तो इसके बाद का जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव वाला है उसको असर्टिव के रूल से बनाते हैं, जैसा कि नरेशन में आपने पढ़ा है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि आई डू नॉट नो हाउ ही फेल्ड, डिड को हटाएंगे और फेल में फेल का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फेल्ड हो जाएगा, हाउ ही फेल्ड। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु डिड गो विद यू टू द मूवी। हु डिड गो विद यू टू द मूवी। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अगर किसी सेंटेंस में हु का यूज़ हो जाता है, खासकर प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में अगर हु का यूज़ होता है तो हम उसको असर्टिव की तरह ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मेरा पेन किसने चुराया था, तो इसका हो जाएगा हु स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन, हु डिड स्टील माई पेन, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसमें हु को सब्जेक्ट मान लिया जाता है और इसके साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि इसको अफर्मेटिव तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे हु को हम सब्जेक्ट मान लेंगे और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। तो डिड गो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे वेंट होना चाहिए। डिड को हटाएंगे और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट लगा देंगे। तो इसको करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि हु वेंट विद यू टू द मूवी। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि हु के साथ डिड का यूज़ हम तभी करते हैं जब इसमें नॉट भी आया हो। अगर नॉट नहीं है तो हु के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर मिश्रा हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ। इस तरह का एरर जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं जो वास्तव में रहते हैं पास्ट इनडेफिनिट के, लेकिन उसको लिखा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ज़्यादातर लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। इसमें क्या एरर है, मिस्टर मिश्रा हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ, अर्थात मिस्टर मिश्रा पिछले महीने दिल्ली से लौट चुके हैं। अगर इसका हिंदी मीनिंग हम निकालते हैं कि मिस्टर मिश्रा पिछले महीने दिल्ली से लौट चुके हैं, तब ये सेंटेंस हमें गलत नहीं लगता है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट मंथ आया हुआ है, कब लौटे हैं वो, लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने लौटे हैं। और हैज़ किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब इसमें पास्ट का बोध कराने वाले कोई शब्द आ जाते हैं, जैसे लास्ट हो गया या फिर एगो हो गया या फिर यस्टरडे हो गया, तो जब भी कोई ऐसे पास्ट डिनोटिंग वर्ड सेंटेंस में आए होंगे, लास्ट, एगो या फिर यस्टरडे, तो इस तरह से अगर पास्ट डिनोटिंग वर्ड कोई आए होंगे तो हमें समझ जाना है कि उसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट आ गया है इसमें। जब भी लास्ट आ जाए, एगो आ जाए या फिर यस्टरडे आ जाए, यानी कि कोई भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड अगर आ गया है तो सेंटेंस हमारा पास्ट इनडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, बल्कि सीधे रहेगा मिस्टर मिश्रा रिटर्न फ्रॉम दिल्ली लास्ट मंथ। इसमें से हमें हैज़ को हटा देना है इसको करेक्ट करने के लिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि लास्ट से पास्ट का बोध होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि वी हैव मेट समवेयर ईयर्स एगो। वी हैव मेट समवेयर ईयर्स एगो, यानी हम सालों पहले कहीं मिल चुके हैं। हिंदी अर्थ तो ऐसे ही रहता है, चुके हैं आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, हमें करेक्ट लगता है इस तरह से। बट हम कब मिले थे, सालों पहले, यानी कि बहुत पुरानी बात है, पास्ट टाइम की बात है। इसमें एगो से हमें पता चल रहा है एगो क्या है, एक पास्ट डिनोटिंग वर्ड है। जब एगो आ गया तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट ये नहीं हो सकता है, ये पास्ट इनडेफिनिट का होगा। तो वी हैव मेट नहीं होना चाहिए बल्कि वी मेट होना चाहिए इसमें। तो हैव को हम हटा देंगे, ये हो जाएगा वी मेट समवेयर ईयर्स एगो। तो इसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि इफ़ यू हैड कम आई वुड हेल्प यू। अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इफ़ यू हैड कम आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए जो इफ़ वाला क्लॉज है उसमें हैड का यूज हुआ है, इफ़ वाले क्लॉज में हैड का यूज हुआ है, तो जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड हैव आना चाहिए। आपको याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या है कि यदि पहला वाला क्लॉज यानी कि इफ़ वाला क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में रहेगा, यानी कि विल शैल का यूज़ करेंगे अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इफ़ वाला क्लॉज। और अगर इफ़ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे क्लॉज में हमें वुड का यूज़ करना होगा, यानी कि जब इफ़ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो दूसरे क्लॉज में वुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर इफ़ के साथ हैड का यूज हुआ है, इफ़ वाले क्लॉज में अगर हैड का यूज हुआ है तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इफ़ के साथ इफ़ वाले क्लॉज में यहाँ पे हैड का यूज हुआ है तो दूसरे क्लॉज में वुड हैव होना चाहिए। और जब वुड हैव आएगा तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि इसमें हैव है तो वुड हैव हेल्प नहीं बल्कि हेल्प्ड हो जाएगा, वुड हैव हेल्प्ड। तो इसको करेक्ट करने के लिए या तो हम इसमें से हैड को हटाते, यहाँ पे केम का यूज़ करते, इफ़ यू केम आई वुड हेल्प यू, तो ऐसे ही करेक्ट हो जाता सेंटेंस हमारा। केवल इसमें से हैड को हटा के यहाँ पे केम का यूज़ कर देते, क्योंकि वुड का यूज़ तब करते हैं जब इसके पहले वाला क्लॉज हमारा पास्ट इनडेफिनिट में होता है। तो इफ़ यू केम आई वुड हेल्प यू ऐसा भी हो सकता है, या फिर इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू ऐसा हो सकता है। तो दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है कि ही रोट मी दैट आई एम इल। ही रोट मी उसने मुझे लिखा, दैट आई एम इल कि मैं बीमार हूँ। और वो क्या कहना चाहता है, उसने मुझे लिखा कि वह बीमार है। तो इसमें प्रोनाउन भी हमें चेंज करना होगा। नरेशन में जैसे हम प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं उसी तरह से ही रोट उसने लिखा कि मैं बीमार हूँ, अर्थात कि वह बीमार है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ही रोट मी दैट और आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही हो जाएगा। और एम देखिए दैट के पहले वाला क्लॉज हमारा पास्ट में है तो दैट के बाद वाला भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए एम की जगह पे वॉज हो जाएगा, ही वॉज इल यहाँ पे होना चाहिए। ही रोट मी दैट ही वॉज इल। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि इसमें ज़्यादातर टेंस से रिलेटेड एरर है या फिर सीक्वेंस ऑफ टेंस, यानी कि अगर दो क्लॉज हैं तो उसमें पहला अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा किस में होना चाहिए, पहला पास्ट में तो दूसरा किस में होना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस पता है, अगर आप नरेशन के रूल जानते हैं, अगर आपने सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से पढ़े हैं, तो ये सभी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।